Today I will discuss about the embolic stroke. Embolic stroke. Good morning. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. एम्बोलिक स्ट्रोक के अंदर क्या है, हम लोगों की बेसिकली टू टाइप से होता है, कार्डियक एम्बोलिक स्ट्रोक एंड आर्टरी टू आर्टरी एम्बोलिज्म. Embolic stroke means occurs when a blood clot that forms elsewhere in body breaks loose and travels to the brain via bloodstream. एम्बोलिक स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि हम लोगों की जो आर्टरीज होती है उसके अंदर ब्लड की क्लॉट फॉर्म हो जाती है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है. तो उसकी वजह से जो वो थ्रोम्बस जो हम लोगों की आर्टरीज में कहीं पे भी ब्रेक कर देता है, रुक जाता है कहीं पे भी, तो उसकी वजह से जो स्ट्रोक हम लोगों को कोज होता है, इट्स मींस एम्बोलिक स्ट्रोक. नाउ कार्डियक एम्बोलिक स्ट्रोक. सभी को अपने आप को म्यूट करके रखना है. कार्डियक एम्बोलिक स्ट्रोक. कार्डियक एम्बोलिक स्ट्रोक मींस जो हम लोगों को कार्डियक के अंदर, कार्डियक की जो हार्ट की जो हम लोगों की आर्टरीज होती है वहां पे हम लोगों को जो स्ट्रोक देखने को मिलता है, इट्स मींस कार्डियक एम्बोलिक स्ट्रोक्स, जो एम्बोलस की फॉर्मेशन होती है. एम्बोलस फॉर्म दी हार्ट गेट लॉगेड इन इंट्राक्रैनियल वेसल्स. डू यू नो एम्बोलस? एम्बोलस क्या होता है? एनीवन? डू यू नो एम्बोलस? एम्बोलस क्या होता है, कोई बताएगा? Yes या no? No, sir. ओके, लिसन सुनिए. एम्बोलस बेसिकली ये होता है कि जो हम लोगों की आर्टरीज के अंदर क्लॉट फॉर्म हो जाता है, आर्टरीज के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन, खून का थक्का जम जाना ही क्या होता है, एक तरीके से एम्बोलस होता है. एम्बोलस फॉर्म्स दी हार्ट्स गेट्स लॉगेड इन इंट्राक्रैनियल वेसल्स. जो खून का थक्का जम जाता है वो इंट्राक्रैनियल वेसल्स के अंदर जाके रुक जाता है. इंट्राक्रैनियल नर्व्स, डू यू नो इंट्राक्रैनियल नर्व्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एनीवन? इंट्राक्रैनियल वेसल्स. यस, क्रेनियल में. इंट्राक्रैनियल वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती है, इंट्राक्रैनियल ब्लड वेसल्स, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ब्रेन में. राइट. तो बेसिकली इंट्राक्रैनियल वेसल्स क्या होती है? विच सप्लाइज द फ्रंट एरिया ऑफ द ब्रेन विद ब्लड. जो ब्रेन के फ्रंट एरिया को ब्लड की सप्लाई करती है वो क्या होती है? इंट्राक्रैनियल वेसल्स. एमसीए. एमसीए मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड. यहाँ पे कार्डियक एम्बोलिक स्ट्रोक के अंदर मोस्ट कॉमनली जो अफेक्ट होती है वो क्या होती है? एमसीए. डू यू नो एमसीए? डू यू नो एमसीए? नो सर. मिडिल सेरेब्रल आर्टरीज. जो हम लोगों के ब्रेन के अंदर होती है आर्टरीज, वो वहां पे प्रेजेंट होती है मिडिल सेरेब्रल आर्टरीज. एमसीए मींस मिडिल सेरेब्रल आर्टरीज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन कार्डियक एम्बोलिक स्ट्रोक के अंदर. जो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होती है वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरीज होती है. आर्टरियल फिब्रिलेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज. कार्डियक एम्बोलिक स्ट्रोक के अंदर बेसिकली देखने को मिलता है आर्टेरियल फिब्रिलेशन. Arterial fibrillation means a irregular, often rapid heart rates that's commonly cause poor blood flow. यहाँ पे आर्टेरियल फिब्रिलेशन के अंदर हम लोगों को क्या होता है कि जो हम लोगों की हार्ट रेट होती है वो इरेगुलर हो जाती है. देन कोरोनरी कॉज पुअर ब्लड फ्लो. जो हम लोगों के आर्टरीज के अंदर ब्लड का फ्लो है वो क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा. नेक्स्ट अदर्स मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, प्रोस्थेटिक वाल्व, रूमेटिक हार्ट डिजीज. यस. हेलो सर. यस, आपकी आवाज नहीं आ रही. यहाँ फिब्रिलेशन का मतलब क्या होगा? किस चीज का? फिब्रिलेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा सर? फिब्रिलेशन मतलब जो हम लोगों की जो रिदम होती है, हार्ट से जो ब्लड का रिदम होती है, आप लोगों ने जो आपके 4 वाल्व होते हैं जो साउंड सुनने को देता है हम लोगों को, लप डप, वो क्या हो जाएंगे? इरेगुलर हो जाएंगे. जो ब्लड का जो रिदम है वो बिगड़ जाएगी. इट्स मींस आर्टेरियल फिब्रिलेशन. ओके ओके. यस सर. ओके. यस सर. ओके. Okay. Myocardial infections. Myocardial infections means a blockage of blood flow to the
हार्ट मसल्स को अगर ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, इट्स मींस मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। rheumatic प्रोस्थेटिक वाल्व मींस आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व। प्रोस्थेटिक वाल्व क्या होता है? एक आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व होता है। rheumatic हार्ट डिजीज, rheumatic हार्ट डिजीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? rheumatic हार्ट फीवर। ये क्या होता है? ए डिजीज दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम इनएडिक्वेट ट्रीटेड स्टेप थ्रोट एंड स्कारलेट फीवर। अगर हम लोगों को थ्रोट में अगर इन्फेक्शन होता है या स्कारलेट फीवर होता है, वो अगर प्रॉपरली ठीक नहीं हो पाता है तो हम लोगों को कॉज होता है इस्चेमिक हार्ट फीवर या इस्चेमिक हार्ट डिजीज। नेक्स्ट, आर्टरी टू आर्टरी एम्बोलिज्म। आर्टरी टू आर्टरीज एम्बोलिज्म इन विच thrombus formed on atherosclerotic plaques get embolized to intracranial vessels। यहाँ पे जो हम लोगों को क्लॉट फॉर्म होगी वो क्या होगी? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग मींस कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी वो हम लोगों के कहाँ पे हो जाएगी? इंट्राक्रैनियल वेसल्स, जो हम लोगों के ब्रेन के अंदर सिचुएटेड होती है। कैरोटिड बाइफर्केशन एथेरोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन सोर्स। यहाँ पे आर्टरी टू आर्टरी एम्बुलेंस के लिए जो मोस्ट कॉमन सोर्स होता है वो क्या होता है? कैरोटिड बाइफर्केशन एथेरोस्क्लेरोसिस। जो हम लोगों की कैरोटिड आर्टरीज होती है, कैरोटिड बाइफर्केशन मींस द कॉमन कैरोटिड आर्टरीज डिवाइडेड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज। कैरोटिड सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आता है। 1 मिनट, अरे सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। 1 मिनट, 1 मिनट। सर क्लियर आ रही है, सर आ रही है, क्लियर आ रही है, उसी का वॉइस प्रॉब्लम। हेलो, अभी आ रही है क्लियर? अभी क्लियर आ रही है आवाज? हेलो, यस सर, Yes, यस sir, आ आ रहा है। ओके ओके। कैरोटिड बाइफर्केशंस एथेरोस्क्लेरोसिस मींस यहाँ पे है कि दी कॉमन कैरोटिड आर्टरीज डिवाइडेड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज के अंदर डिवाइडेशन होना ही क्या होता है? कैरोटिड बाइफर्केशंस ड्यू टू दी एथेरोस्क्लेरोसिस। अदर आयरोटिक आर्क, वर्टिब्रल आर्टरीज, यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? एम्बोलिज्म देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, सिग्न एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? जो हम लोगों की हिस्ट्री के हिसाब से हम लोगों को देखने को मिलता है, पेशेंट की हिस्ट्री से हम लोगों को देखने को मिलता है। आस्क फॉर ऑनसेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, कंप्लीटेड स्ट्रोक और स्ट्रोक इन इवोल्यूशंस। जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं हम लोगों को, वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं स्ट्रोक की कंडीशन के अंदर। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस TIA। डू यू नो TIA? डू यू नो TIA? नो सर, नो नो। मैं आप लोगों को बता चुका ये चीज। नाम सुना है ट्रांजिशन इस्चेमिक अटैक? लास्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस हुआ है हेलो सर। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। हेलो सर, सुन रहे हैं? Yes, sir, सुने। ओके। हिस्ट्री ऑफ सर हाइपरटेंशन कहाँ एंड सुन रहे हैं? डायबिटीज मेलाइटस। अगर किसी को पहले से हाइपरटेंशन या डायबिटीज कॉज हो रखा है तो उनको स्ट्रोक कॉज हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ हार्ट कंडीशंस लाइक अरिथमियाज, रियोमेटिक हार्ट डिजीज, प्रोस्थेटिक वाल्व। अगर किसी को प्रोस्थेटिक आर्टिफिशियल वाल्व अगर लगे हुए हैं तो उनको स्ट्रोक के कॉज देखने को मिल सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ सीजर्स एंड माइग्रेन, हिस्ट्री ऑफ एंटीकोगुलेंट्स थेरेपीज, हिस्ट्री ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस, हिस्ट्री ऑफ एंटी hypercoagulable disorders like sickle cell anemia, polycythemia vera, substance abuse, cocaine, amphetamines। अगर इन सभी चीजों की हम लोगों को प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है तो हम लोगों को स्ट्रोक कॉज हो सकता है। एग्जामिनेशन ऑफ ए स्ट्रोक पेशेंट्स। अगर किसी को पेशेंट को स्ट्रोक कॉज हुआ है तो उनको ऐसे एग्जामिन करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? The neurological examination is highly variable and depend on the location of the vascular lesions। यहाँ पे हम लोगों को क्या है? न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस देखने पड़ते हैं जो कि हाईली वेरिएबल्स देखने को पड़ते हैं, डिपेंड ऑन द लोकेशंस, कि कौन सी लोकेशन पे हम लोगों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। स्किन के अंदर हम लोगों को क्या डिफॉर्मेलिटीज देखने को मिलेगी? लुक फॉर
xanthelasma, rhesus, limb ischemia. Do you know xanthelasma? Anyone? Do you know xanthelasma? Yes या no? No, sir. Okay. Xanthelasma is a sharply demarcated yellowish deposit of cholesterol underneath the skin. स्किन के अंदर हम लोगों को क्या है, येलोइश कलर देखने को मिलेगा ड्यू टू दी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन. कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से हम लोगों को स्किन के अंदर येलोइश कलर देखने को मिलेगा. इट्स यूजुअली अकर्स ऑन और अराउंड दी आईलिड्स. जो हम लोगों की आईलिड्स होती हैं वहां पे हम लोगों को आईलिड्स के ऊपर या उसके चारों तरफ हम लोगों को येलोइश देखने को मिलेगा. Then limb ischemia. Limb ischemia means is a severe obstructions of the arteries which markedly reduce blood flow to the extreme hands, feet and legs. जो हम लोगों के hands होते हैं, feet होते हैं, legs होते हैं, वहां पे हम लोगों को blood का flow क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा due to the limb ischemia. Severe obstructions of arteries. Arteries के अंदर जो रुकावट आ जाती है उसकी वजह से हम लोगों को limb ischemia देखने को मिलेगा. कहाँ पे, हैंड्स में, फीट्स में एंड लेग्स के अंदर. नेक्स्ट, आईज के अंदर लुक फॉर डायबिटिक चेंजेस, रेटिनल एम्बोली, मर्मरस राइज्ड, वो हाइपरटेंसिव चेंजेस, आर्कुस सेनेलिस. यहाँ पे जो रेटिनल एम्बोलिस, डायबिटिक चेंजेस मतलब हम लोगों को शुगर का लेवल कम ज्यादा होगा वो देखने को मिलेगा, उसकी वजह से रेटिनल एम्बोलिस देखने को मिलेगी. रेटिनल एम्बोलिस मींस आर opacity identified in retinal arteries and often identical finding on ophthalmic examinations. यहाँ पे हम लोग आंखों का एग्जामिनेशन करेंगे, उसके अंदर हम लोगों को ऑपोजिट आइडेंटिफाई, थोड़ा धुंधलापन महसूस होगा. इट्स मींस रेटिनल एम्बोली. हाइपरटेंसिव चेंजेस मींस हम लोगों के ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे. Arcus senalis means is a half cycle of the gray white or yellow deposit of the outer edge of your cornea, the outer layer of the front of the eye, your eye. जो हम लोगों की फ्रंट लेयर होती है आई की, वो कौन सी होती है, कॉर्निया. और साइड के अंदर जो होती है वो कौन सी होती है, डू यू नो फ्रंट लेयर ऑफ आई कौन सी होती है? Yes या no? How many layers present in eye? Sir. Yes, sir. Cornea. How many layers present in eye? 3 layers. Yes, 3 layers होती है, जिसके अंदर जो आउटर लेयर होती है वो होती है हम लोगों की Cornea, कॉर्निया. sclera. स्क्लेरा तो जो हम लोगों को साइड में Cornea. होती है, स्क्लेरा जो फ्रंट लेयर होती है वो साइड में Yes, होती sir. है, आंख के साइड में, और जो फ्रंट में होती है वो होती है Side में कॉर्निया. ओके. Cornea. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, सीरियस हाइपर या हाइपोटेंशन, एबनॉर्मल रिदम, मर्मरस राइज्ड, जेवीपी, पेरिफेरल पल्स एंड ब्रसिट, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, पल्मोनरी एडिमा, इन्फेक्शंस, ये हम लोगों को देखने को मिलेगा. यहाँ पे मर्मरस राइज्ड मींस sound of blood following through the heart due to the anything from healthy hearts erection during x-rays, the disease heart valves of the थ्रोम्बस. यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने की वजह से हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, मर्मरस जो राइज हो जाता है. जेवीपी मींस जुगुलर वेन्स पल्स, जो ये हम लोगों की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. एब्डोमेन के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यूरिनरी रिटेंशंस. यूरिनरी रिटेंशंस मींस अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर. अगर हम लोगों को यूरिन आउटपुट नहीं होता है तो उस कंडीशन में कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, यूरिनरी रिटेंशंस, जो यूरिन का रिटेन कर लेता है. इट्स मींस यूरिनरी रिटेंशंस. लोकोमोटर सिस्टम मींस इंजरीज सस्टेन्ड ड्यूरिंग कोलैप्स विद स्ट्रोक्स, comorbidities which influence functional abilities. Locomotor systems means is also known as musculoskeletal system.
लोकोमोटर सिस्टम से हम लोगों का जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकोमोटर सिस्टम्स, मेड अप ऑफ स्केलेटन, स्केलेटल मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज एंड अदर कनेक्टिव टिश्यूज। इन सभी से मिलकर हम लोगों का जो लोकोमोटर सिस्टम होता है वो बना हुआ होता है। स्ट्रोक, स्ट्रोक वार्निंग सिग्नल्स, जो हम लोगों को स्ट्रोक के दौरान कौन कौन से सिग्नल देखने को मिलेंगे, क्या क्या सिग्नल्स हम लोगों को स्ट्रोक के दौरान देखने को मिलेंगे। सडन नंबनेस और वीकनेस ऑफ द फेस, आर्म्स और लेग्स, स्पेशली ऑन द साइड ऑफ द बॉडी। यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, नंबनेस देखने को मिलेगी, वीकनेस देखने को मिलेगी। कहाँ पे, हम लोगों के आर्म, फेस, स्पेशली ऑन दी वन साइड, एक साइड में हम लोगों को नंबनेस देखने को मिलेगी, आर्म्स और लेग्स के अंदर, फेस के ऊपर। सेकंड वन, सडन कंफ्यूजन, ट्राइबल स्पेसिंग, वो स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग्स, जो हम लोगों को ये कंफ्यूजन जो हम लोगों को होता है, सडन अचानक ही कंफ्यूजन होगा कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो चीज ली उसके अंदर क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। सडन ट्राइबल सीनिंग इन वन और बोथ आईज, जो हम लोगों की आईज है उनके अंदर अचानक हम लोगों को दिखना बंद हो जाएगा या डिफिकल्टी होगी विजन के अंदर, दोनों आईज के अंदर। सडन ट्राइबल वॉकिंग, डिजीनेस, लॉस ऑफ बैलेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो हम लोगों को अचानक लॉस हो जाएगा किस चीज का, वॉकिंग, डिजीनेस, लॉस ऑफ बैलेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो हम लोगों का बॉडी का पोस्चर है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा, चलने में हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। सडन सीवियर हेडेक विथ नॉन कॉजेज, हम लोगों को सडनली क्या होगा, सीवियर हेडेक कॉज होगा। तो ये क्या है, वार्निंग सिग्नल्स हैं स्ट्रोक के। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ ए पर्सन विथ सस्पेक्टेड स्ट्रोक एंड इमरजेंसी सपोर्टिव केयर्स। अगर हम लोगों को असेसमेंट करना है, कोई भी अगर स्ट्रोक का सस्पेक्टेड केस है तो उसको हम लोगों को असेसमेंट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। EMS should be instructed in the rapid recognition, evaluations, treatment and transports. Do you know EMS? Do you know EMS? Anyone? किसी को पता है EMS क्या होता है? Yes या no? Do you know EMS? Yes या no? No, sir. No, sir. EMS Medical means service. emergency medical service. Emergency medical services. Emergency medical services should be instructed in the rapid recognitions, evaluations, treatments and transports. जो यहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज होती है वो इंस्ट्रक्टेड करती है क्या, कि रैपिड रिकॉग्निशन करो, इवोल्यूशन करो एंड ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। अगर किसी को भी स्ट्रोक होता है तो उसके लिए इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कि रैपिड रिकॉग्निशन होता है, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि क्या सिम्टम्स है, उनको रिकॉग्नाइज करना, इवोल्यूशंस और ट्रीटमेंट रैपिडली। बेस्ट लाइन असेसमेंट विद मिनट्स, कुछ ही टाइम के अंदर हम लोगों को क्या होगा, उसकी जो असेसमेंट है, वो असेसमेंट मतलब उसको जांचना पड़ेगा कि क्या चीज है, किस वजह से हो रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीटी स्कैन्स, ASAP। सीटी स्कैन्स मींस, डू यू नो सीटी स्कैन्स मींस क्या होता है? Yes, sir. Computer tomography. यस, Tomography. computed Computer tomography। tomography. And ASAP means as soon as possible। ASAP means as soon as possible, जितना पॉसिबल हो सके, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके हम लोगों को क्या करना है, असेसमेंट करना है। स्ट्रोक के जो सिग्नल सिम्टम्स उनको असेसमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ सीटी स्कैन, कॉम्पैक्टेड टोमोग्राफी की हेल्प से। इमीडिएट इवोल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग, इमीडिएटली हम लोगों को क्या इवोल्यूशन करना पड़ेंगे, एयरवे। एयरवे मतलब प्रॉपर्ली जो पेशेंट है उसको सांस आ रही है, वाइटल्स जो एसेंशियल सिग्नल्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे, उनको देखना है। जर्नलाइज्ड मेडिकल असेसमेंट्स इंक्लूडिंग एविडेंस ऑफ इंजरी, कार्डियोवैस्कुलर एब्नॉर्मलिटीज, इनको हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कार्डियो
वेस्कुलर जो एबनॉर्मलिटीज है, अगर हम लोगों को जो ब्लड प्रेशर है, रिद्म है, हार्ट रेट है, पल्स रेट है, उनको क्या करने पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा उनका। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट फ्रीक्वेंटली, जो हम लोगों को न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होता है वो फ्रीक्वेंटली बार बार चेक करने पड़ेंगे। मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट टिश्यू ऑक्सीजनेशन, प्रोटेक्टिंग द एयरवे, O2 इनहेलेशंस, जो हम लोगों का टिश्यू ऑक्सीडेशन होता है, टिश्यूज के अंदर जो ऑक्सीजनेशन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एडिक्वेट मतलब प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं, उसको हम लोगों को मेंटेन करना है और प्रोटेक्ट करना है, एयरवे O2 इनहेलेशन को प्रॉपर्ली रखना है। मेंटेनिंग ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर्स, जो हम लोगों का ब्लड प्रेशर है उसको ऑप्टिमम पे क्या करना है, मेंटेन करना है। ऑटो रेगुलेशन फॉल्टी और लॉस्ट इन स्ट्रोक पेशेंट्स, अगर इसके ऊपर ऑटो रेगुलेशन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या है, स्ट्रोक का शॉक लग सकता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन, जो स्ट्रोक के लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसको हम लोगों को जो एक ट्रिक है, ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखना है। ABCD, ABCD से हम लोगों को इस ट्रिक को याद रखना है। F मींस एंटी प्लेटलेट्स एंड एंटीकोगुलेंट्स थेरेपी देंगे हम लोग, एंटी प्लेटलेट्स एंड एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स होती है वो हम लोग देंगे। नेक्स्ट B1, B मींस ब्लड प्रेशर स्लोवरिंग मेडिकेशंस, अगर किसी को ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मेडिकेट करेंगे, मेडिकेशंस देंगे। थर्ड वन C, कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग कॉसेसेस ऑफ स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल अगर लो हो रहा है तो उसको हम लोग लो करेंगे, और कॉसेसेस ऑफ स्मोकिंग, जो स्मोकिंग करते हैं उनको रोकेंगे स्मोकिंग से लिए। डाइट को मेंटेन करेंगे, एक्सरसाइज प्रॉपर्ली करेंगे। तो ये क्या है हम लोगों के प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशंस है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ ए ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक मींस TIA, मैनेजमेंट ऑफ ए ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक जो आता है उसके अंदर हम लोग क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट, फर्स्ट वन इज मेडिकल मैनेजमेंट। इफ डिफ्यूज एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज और पुअर ऑपरेटिव कैंडिडेट्स, जो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से अगर हम लोगों को इस्केमिक अटैक आ रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको जो क्लॉट फॉर्म हो रखी है कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसको डिफ्यूज करेंगे, तोड़ेंगे। फर्स्ट वन इज स्टॉप स्मोकिंग, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग को रोकेंगे। सेकेंड वन इज कंकरेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स टू बी एड्रेस्ड, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे, उनको पहचानेंगे कि किस वजह से हो रहा है, उनको रोकेंगे। एम्बोली फॉर्म हार्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स, ड्यू टू दी एम्बोली हम लोगों के हार्ट में क्या क्या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, उनको कैसे ट्रीट करेंगे। फर्स्ट वन, एंटी कोगुलेंट्स ड्रग्स यूज लेंगे, जिसके अंदर हिपेरिन, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स के एग्जांपल है यहाँ पे हिपेरिन, वारफेरिन। हिपेरिन के आगे जो IV लिखा हुआ है इट मींस हिपेरिन को हम यूज करेंगे कैसे, IV इंट्रावेनसली यूज करेंगे। वारफेरिन, वारफेरिन को हम लोग ओरली यूज करेंगे एज ए एंटीकोगुलेंट ड्रग्स। सेकंड वन इज एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स के एग्जांपल एस्प्रिन, टिक्लोपिडिन्स, जो एस्प्रिन है वो ओरली हम लोग लेंगे, टिक्लोपिडिन्स भी ओरली लेते हैं। नेक्स्ट, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, इनको हम लोग क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, मेंटेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ एन एक्यूट एपिसोड्स ऑफ स्ट्रोक, जो स्ट्रोक के एक्यूट एपिसोड्स हम लोगों को आते हैं उसको हम लोग कैसे मैनेजमेंट करेंगे। फर्स्ट वन इज एयरवे, एयरवे इन विच एयरवे क्या करेंगे हम लोग, मेंटेन एयरवे, प्रिवेंट एस्पायरेशन, कीप नील पर ओरल। प्रिवेंशन एस्पायरेशन मींस जो प्रॉपर्ली हम लोगों को वेंटिलेशन होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो मेंटेन करना होता है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे एस्पायरेशंस को। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मींस मेंटेन ऑक्सीजनेशन सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसको हम लोग मेंटेन करके रखेंगे, 97 से अबाउ रखेंगे। डू यू नो नॉर्मल सैचुरेशन कितना होता है ऑक्सीजन का, एनीवन?
हेलो, एनीवन कोई बताएगा नॉर्मल सेचुरेशन ऑक्सीजन का कितना होता है, जो एक रेंज होती है उसकी? यस या नो? नो सर। ओके, जो No, sir. नॉर्मल रेंज होती है एक नॉर्मल सेचुरेशन की, कि नॉर्मल उसको जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो हम लोगों के बेसिकली होना चाहिए 95 टू 100, 95 टू 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो दे रखा है कि मेंटेन ऑक्सीजन सेचुरेशन, तो सेचुरेशन को मेंटेन रखना है और 97 से अबाव रखना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन सप्लीमेंट्री जो होते हैं ऑक्सीजन देंगे पेशेंट्स को। नेक्स्ट, सर्कुलेशन, एडिक्वेसी ऑफ पल्स एंड बीपी, जो पल्स रेट होती है और ब्लड प्रेशर होता है उसकी एडिक्वेसी को क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। फ्लूइड, एंटीअरिथमियास, आइनोट्रोपिन्स, फ्लूइड्स विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड्स, एंटीअरिथमियास ड्रग्स, आइनोट्रॉप्स एनीवन कोई बताएगा आइनोट्रॉप्स क्या होते हैं? व्हाट इज आइनोट्रॉप्स? यस या नो? Yes या no? No, sir. Okay. No, sir. Inotrops is an agent that alter the force or energy of muscular contraction. जो हम लोगों के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको जो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? आइनोट्रॉप्स। ओके, Anti-arrhythmias सर क्या? एर्थीमियाज मींस अरिथमियाज मींस जो हम लोगों की हार्ट की रिदम एंटी होती है, एर्थीमियाज। जो हम लोगों के हार्ट की रिदम होती है, अगर वो रिदम बिगड़ जाती है तो उसकी वजह से हम लोगों को क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। और उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या देंगे, एंटी अरिथमियाज ड्रग्स। जो हार्ट की रिदम है वो बिगड़ जाएगी तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या देंगे, एंटी अरिथमियाज ड्रग्स। तो अरिथमियाज समझ में आया? ओके, Yes, sir. ओके। एक बार और बता दीजिएगा सर। अरिथमियाज जो हम लोगों की हार्ट की रिदम खराब हो जाती है, जो प्रॉपर्ली रिदम होना चाहिए कि हार्ट रेट है, पल्स रेट है, वो प्रॉपर्ली हो रहा है, इसमें हम लोगों के अरिथमियाज है वो ठीक है। अगर वो बिगड़ जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमियाज। उसको अरिथमियाज बोलते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या देंगे, एंटी अरिथमियाज ड्रग्स। जो रिदम बिगड़ गई है उसको ठीक करने के लिए क्या देंगे, एंटी अरिथमियाज ड्रग्स। यस, आवाज बहुत धीरे आ रही यस सर, बहुत ज्यादा ही आ रहा है सर, आवाज बहुत धीरे आ रहा ओके। मैं वापस अच्छा आ रहा है सर, गिट्टे मुट्टे correct का ये सब। सर सही आ रहा है आवाज। सर कंटिन्यू रहिए आप। हेलो, आवाज तो अभी आ रही है आवाज? आवाज पहले से भी सही आ रहा आ रही है सर। ओके, Yes, sir, आ रही है सर, कंटिन्यू। आवाज तो आ ही रही है बट धीरे आ रही है। ओके। अभी भी आ रही है धीरे। हाइड्रेशन मींस प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। अगर किसी को हाइड्रेशन की वजह से स्ट्रोक आता है तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, गिव एडिक्वेट फ्लूइड्स। उसको कैसे ट्रीट करेंगे, एडिक्वेट जो फ्लूइड्स होते हैं वो उनको हम लोग प्रॉपर्ली देंगे, पैरेंट्रल और वाया नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स। अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट्स है, कोई अनकॉन्शियस पेशेंट्स है तो उसको हम लोग पैरेंट्रल भी दे सकते हैं। और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स मींस अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट्स है वो नहीं ले सकता तो उसको नेजोगैस्ट्रिक जो ट्यूब होती है उसके द्वारा हम लोग देंगे। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स मींस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग। उनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देंगे। नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग, अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग करेंगे। किस चीज की, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की। मेडिकेशंस के अंदर एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशंस आल्सो बाय रूट अदर देन ओरल। नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग मींस नेजोगैस्ट्रिक सर फीडिंग नेजोगैस्ट्रिक जो हम फीडिंग लोगों के नाक के द्वारा एक नेजल ट्यूब आती है उसी को बोलते हैं नेजोगैस्ट्रिक फ्लूइड्स। जो हम लोगों के इसोफेगस के द्वारा, नोज के द्वारा क्या करेंगे, ट्यूब को हम लोगों के नोज के द्वारा जो हम लोगों का ट्रेकिया है उसके अंदर क्या करेंगे, ट्यूब को डालेंगे और उसके द्वारा हम लोग फीडिंग करेंगे। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हो गए या एडिक्वेट जो फ्लूइड्स होते हैं हम लोगों को, हाइड्रेशन की अगर पानी की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में जो हम लोग फ्लूइड्स देंगे वो किससे देंगे, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से। जो हम लोगों के, आप लोगों ने देखा होगा कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट होता है तो उसको जो भी सप्लीमेंट्स देते हैं वो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से देते हैं। देखा होगा पेशेंट्स के जो ट्यूब लगाते हैं
नाक के अंदर से। समझ में आया नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग और ट्यूब्स का मीन्स? हेलो, नेजोगैस्ट्रिक मीन्स समझ में आया? यस या नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नो सर, एक बार और बता दीजिए। नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग मीन्स यहाँ पे यह है कि कोई भी अगर नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग और ट्यूब का यूज कहाँ पे होता है, अगर कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, वो अपने मुंह से कोई भी चीज नहीं ले पा रहा है, चाहे वो लिक्विड हो या फिर वो कोई भी सप्लीमेंट्स हो, वो मुंह से नहीं ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट को जो सप्लीमेंट्स या फ्लूइड्स को देते हैं, तो वो किस चीज से देते हैं? विद द हेल्प ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होती है हम लोगों के नाक के द्वारा लगती है, नोज के द्वारा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को हम लोगों के ट्रेकिया के अंदर डालते हैं, और देन उस नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से हम लोगों के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या फ्लूइड्स जो भी है वो उससे देते हैं। अभी समझ में आया? सर सर Yes? यस सर। हेलो सर, जब नेजोगैस्ट्रिक जब देंगे सर, उसके बाद फिर सर ब्रीथ करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी पेशेंट को? नहीं, वो एक्चुअली उसके अंदर और जो मेडिकेशंस होते हैं वो लगा के उसके बाद में करते हैं। ऑक्सीजन तो उसको वैसे ही नहीं मिल पा रहा है, उस वजह से उसको ऑक्सीजन तो वैसे लगा के रखते हैं, ऑक्सीजन लगा के रखते हैं उसके अंदर भी। ओके ओके सर। ऐसा फेगस में लगाएंगे तो वो तो डायरेक्ट लंग्स में चला जाएगा ना सर, तो लंग्स में इसकी क्या जरूरत है सर न्यूट्रिएंट्स की? वो तो ऐसे फेगस में जाना चाहिए ताकि बॉडी को जरूरत। सभी अपने आप को म्यूट रखिए। मैनेजमेंट ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक। अगर इस्चेमिक स्ट्रोक आता है किसी को तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? एनीवन बताएगा इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था हीमोरेजिक स्ट्रोक, इस्चेमिक स्ट्रोक। तो इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है? एनीवन कोई डिफाइन करेगा इस्चेमिक स्ट्रोक को? यस या नो? यार रिप्लाई तो दीजिए आप, कम से कम नहीं पता है तो यस या नो में तो रिप्लाई दीजिए। नो सर। ओके, तो पूछना चाहिए ना आपको। लास्ट क्लास में भी मैंने पूरी क्लास में आप लोगों को इस्चेमिक हेमोरेजिक स्ट्रोक के बारे में इतना कुछ बताया था, उसके बाद में या तो आप लोग इसको रीड आउट नहीं करते हो, दोबारा से पढ़ते नहीं हो एक बार क्लास लेने के बाद में। इस्चेमिक स्ट्रोक होता है हम लोगों के हेलो। ड्यू टू दी क्लॉट फॉर्मेशन। अगर हम लोगों के आर्टरीज के अंदर या वेन्स के अंदर क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है, उसकी वजह से जो स्ट्रोक आता है वो होता है इस्चेमिक स्ट्रोक। और अगर हम लोगों की जो आर्टरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वो अगर फट जाती है, रप्चर्ड हो जाती है, उसकी वजह से जो स्ट्रोक आता है वो होता है हम लोगों का हीमोरेजिक स्ट्रोक। समझ में आया? हीमोरेजिक स्ट्रोक एंड इस्चेमिक नो स्ट्रोक। सर, एक बार और बता दीजिए। इस्चेमिक स्ट्रोक ड्यू टू दी एक क्लॉट बार और रिपीट कीजिए फॉर्मेशन ना। इन वेसल्स। यस यस। इस्केमिक स्ट्रोक मतलब क्या? सर एक बार और रिपीट कीजिए। इस्चेमिक स्ट्रोक हम लोगों का इसीलिए मींस आप लोगों को समझ में आ रहा है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड के अंदर, उसकी वजह से जो क्लॉट फॉर्मेशन होगी, वो क्लॉट फॉर्मेशन अगर हम लोगों की होती है और उसकी वजह से जो स्ट्रोक आता है, इट्स मींस इस्चेमिक स्ट्रोक। नेक्स्ट सेकंड वन इज हीमोरेजिक स्ट्रोक। हीमोरेजिक स्ट्रोक मींस हम लोगों को अगर कोई भी वेसल से वो अगर फट जाती है, रप्चर्ड हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी वजह से जो ब्लड का टिश्यूज के अंदर ब्लड जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं ब्रेन के अंदर, वहां पे अगर ब्लड हो जाता है, उसकी कंडीशन में क्या होता है? हीमोरेजिक स्ट्रोक। ओके ओके। यस सर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक के अंदर हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे? थ्रोम्बोलाइटिक एंड रिवैस्कुलराइजेशन। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स हम लोग देंगे। बेसिकली ब्लड क्या है, पतला हो जाता है, तो उसकी वजह से हम लोगों को अटैक आता है एक तो, और एक हम लोगों को आता है क्लॉट फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो एक पर्टिकुलर एरिया पे ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को स्ट्रोक आता है। तो थ्रोम्बोलाइटिक एंड रिवैस्कुलराइजेशन हम लोग करेंगे। टीपीए। टीपीए मींस टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टीपीए मींस
टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इसके अंदर ड्रग आती है अल्टेप्लाज, जो हम लोग यूज लेंगे 0.9 mg पर केजी, मैक्सिमम 90 mg हम लोग यूज ले सकते हैं। 10% ऑफ डोज इनिशियल आईवी बोलस, आईवी हम लोग अगर देंगे तो 10% देंगे अल्टेप्लास का, और 0.9 mg पर केजी के हिसाब से 90 mg अल्टेप्लास की डोज है। रिमाइंडर इन्फ्यूज्ड ओवर 1 आवर, हर 1 घंटे के अंदर हम लोगों को इसको क्या करना है, रिमाइंड करना है। टू बी यूज्ड लेस देन 3 आवर्स ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स फॉर मैक्सिमम एफिकेसी, यहाँ पे हम लोगों को 3 घंटे अगर ऑनसेट एक्शन से 3 घंटे तक इसको यूज करना है। हेमोरेजिक टू बी रूल्ड आउट, एंड न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट्स, न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट्स जो हम लोगों के नर्व्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जांपल ऑफ न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट्स जिंकोगा बिबुलोज, पेनेक्स जिनसेंग, सर हेमोरेज क्या होता है? हीमोरेज, यस हीमोरेज, हीमोरेज हम लोगों की जो एडिपोस टिश्यूज होते Yes, sir. हैं Yes, sir. ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उनके फटने की वजह से, ब्लड वेसल्स के रप्चर्ड होने की वजह से, फटने की वजह से जो एडिपोस टिश्यूज के अंदर ब्लड का फैल जाना, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, हीमोरेज। ओके ओके, सर 10% Yes, of sir. those initial IV Yes, bolus sir. नहीं। न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट्स के एग्जांपल्स है यहाँ पे जिंकोगा बिलोबा, पेनेक्स जिनसेंग, क्यूरक्यूमा लोंगा, ये क्या है हम लोगों की ड्रग्स है जो न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट्स के तौर पे यूज लेते हैं हम लोग। एंटीप्लेटलेट्स थेरेपी, एंटीप्लेटलेट थेरेपी के अंदर हम लोग ड्रग्स यूज लेंगे, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल्स, या एंटीप्लेटलेट ड्रग्स है जो आप लोग फार्माकोलॉजी के अंदर आगे जाके पढ़ोगे। एंड इनका क्या एक्शन रहता है, एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्लेटलेट एग्रीगेशंस एंड एडेशंस, जो प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाती हैं, आपस में चिपक जाती हैं, उनको रोकने का काम करती है। वो आपस में चिपक जाएंगी तो क्लॉट फॉर्म होगा, क्लॉट फॉर्म होगा तो स्ट्रोक हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल्स एज ए एंटीप्लेटलेट्स यूज करेंगे। एस्प्रिन 300 mg सिंगल डोज टू बी गिवन इमीडिएटली फॉलोइंग डायग्नोसिस, इमीडिएटली हम लोग क्या करेंगे, एस्प्रिन का 300 mg डोज सिंगली यूज करेंगे। इन अल्टेप्लास गिवन इट कैन बी विथ हेल्ड फॉर 24 आवर्स, और अल्टेप्लास देंगे हम लोग 24 आवर्स के लिए। लेटर एस्प्रिन एट एज डोज ऑफ 75 mg कॉम्बिनेशन विथ क्लोपिडोग्रिल 75 mg डेली फॉर अबाउट 1 ईयर ड्यूरेशन। अगर एंटीप्लेटलेट थेरेपी हम लोग लेते हैं, अगर लंबे टाइम तक स्ट्रोक की प्रॉब्लम रहती है, तो वहां पे हम लोग 75 mg कॉम्बिनेशन किस किस का, क्लोपिडोग्रिल का और एस्प्रिन का यूज में लेंगे। एंटीकोगुलेंट्स जो हम लोगों के होते हैं वो हम लोग यूज लेंगे, लाइक हिपेरिन, वॉरफेरिन, ये ड्रग्स हैं, इनके बारे में आप लोग सर आगे। टेस्ट भी है सर। हाँ टेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट के लिए टाइम आपको 5 मिनट का टाइम होता है, खूब आराम से उसमें हो जाएगा। अभी ये हम लोगों का खाली थोड़ा सा बाकी है, इसमें कंप्लीट हो गया, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मेन ड्रग्स है, जो ड्रग्स के नाम वगैरह है और उनका यूज है, जो सर, इसमें लिखा हुआ है। सर 10 मिनट का टेस्ट होता है ना? सर लाइन सर कनेक्ट होने में भी बहुत 2-3 मिनट 4 मिनट तो कनेक्ट होने में लग जाता है सर। सर 10